नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे न्यू यूट्यूब चैनल धारित्री साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समसामयिक प्रश्नों की बढ़ती हुई संख्या ने इन प्रश्नों से संबंधित तैयारी के महत्व को बढ़ा दिया है। ठीक है, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है, जिसमें कि हम आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से सप्ताह भर की देश और विदेश में घट रही घटनाओं का एक विश्लेषणात्मक वर्णन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, साथ ही मैं कोशिश करूंगा इस बात का कि शब्दों का चयन जो है वो सरल हो, जिससे आप आसानी से समझ सकें। फिर भी अगर कोई मैं गलती कर जाऊं तो उसे महज एक मानवीय भूल समझिएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अपार अनुभव का विशालता या विराटता लिए मैं कोई बरगद का पेड़ तो हूँ नहीं, अपितु मात्र एक छोटा सा पौधा हूँ जो अभी भी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, एक बात और जो महत्वपूर्ण है आपसे शेयर करना ज़रूरी है कि इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि मैंने इस पूरे वीडियो को 9 डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट दिया है। जैसे पहला सेगमेंट कुछ इस तरह से होगा: राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, फिर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, भारत और विश्व के भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन इत्यादि से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। इसके बाद अगला जो सेगमेंट होगा वो है कि महत्वपूर्ण दिवस, व्यक्ति, त्यौहार, पुरस्कार, संस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, खेल से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। और इसमें मैंने एक और सेगमेंट जोड़ा है जो है बिहार से संबंधित, यानी कि बिहार में जो दैनंदिन घट रही घटनाएं हैं, तो बिहार से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। और हमारे वीडियो का जो पहला सेगमेंट है, जिसे हमने नाम दिया है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, और इस सेगमेंट का जो पहला न्यूज़ है वो है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। अब ये एक केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित और केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे हम लोग ध्यान देंगे, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल पूछने का तरीका है वो बहुवैकल्पिक हो गया है। जैसे कि सवाल के नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे 1 2 3 4 करके, और फिर ऑप्शन में आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। जैसे 1 2 3 2 3 4 4 2 1, कुछ इस तरह से करके। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरी हो गया है कि हम हर घटना का गहराई से अवलोकन करें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो योजना है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत 2024 में शुरू किया गया था, और ये दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल है। रूफटॉप यानी कि घर की छतों पर सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन, सोलर प्लेट्स का इंस्टॉलेशन। अब जहाँ तक केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ और दमन और दीव ने अपने सरकारी भवनों पर खास करके सोलर पैनल लगाने का जो 100% लक्ष्य है वो हासिल कर लिया है। और जहाँ तक गुजरात की बात है तो राज्यों में गुजरात जो है वो शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद केरल है, और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस योजना के बारे में जानेंगे कि आखिर योजना है क्या, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना को क्यों लाया गया था। तो इस योजना का उद्देश्य जो था वो है घर की छतों पर सोलर प्रणाली स्थापित करना। इसके लिए रैंडम तरीके से सरकार जो है 1 करोड़ परिवारों का चयन करेगी जिनके घर की छतों पर ये इंस्टॉलेशन पूरा किया जाएगा। ठीक है,
और इसका उद्देश्य जो है प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। इसका अवधि जो है वो 2026-27 तक रखा गया है। इसमें पात्र वही होंगे जैसे केवल आवासीय उपभोक्ता या आवासीय कल्याण समितियां। अगर इसके वित्त पोषण का बात किया जाए कि इस योजना को किस तरह से फंडिंग किया जा रहा है, तो इसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनके माध्यम से इनको फंड दिया जा रहा है। और वो कितना है, तो लगभग 2 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण। ठीक है, इस योजना के बारे में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसके तहत हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम भी विकसित किया जाएगा। उस आदर्श सौर ग्राम का पात्रता जो होगा वो होगा गांव जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, या विशेष श्रेणी के राज्य। विशेष श्रेणी के राज्य कहने का मतलब है जिस अपेक्षाकृत बड़े राज्यों की तुलना में जिसकी जनसंख्या कम है, तो वैसे राज्यों के लिए जनसंख्या 2000 या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके प्रभाव का अगर बात कर लें, आखिर जब से ये योजना लागू की गई है तब से इस योजना के क्या क्या संभावित सकारात्मक परिणाम आए हैं। तो इसका प्रभाव जो है कुछ इस तरह से है कि 2027 तक जो लक्ष्य है वो है कि आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के इंस्टॉलेशन के माध्यम से 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ने का उम्मीद किया जा रहा है 2027 तक, जिससे सरकार का इस पर सालाना बचत जो है वो 75,000 करोड़ रुपए तक का अनुमान है। यानी सालाना सरकार इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए बचाएगी। 75,000 करोड़ रुपए बचाने का उद्देश्य ये है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश में जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उसमें 80% तक योगदान जो है वो कोल सेक्टर का है, यानी कोयला क्षेत्र का है। तो अगर हम उस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर शिफ्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तो कि ये पर्यावरण के लिए ये एक सकारात्मक पॉइंट होगा कि ये कहीं ना कहीं जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। और साथ ही साथ चूँकि सूर्य ऊर्जा का असीमित भंडार है तो उसका उपयोग करने से जो लागत कोयले के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा में आ रही है उसमें कटौती होगी। ठीक है, और हाँ, इससे 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का भी अनुमान है। यानी कि ऐसा नहीं है, इस योजना के साथ बहुत सारे प्रत्यक्ष रोजगार भी साथ ही साथ इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब इस सेगमेंट के हम अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज है कि तमिलनाडु की जो डीएमके गवर्नमेंट है, उन्होंने जो बजट बनाया है 2025-26 के लिए, उसमें उन्होंने अपने लोगों को यानी कि जो रुपए का जो लोगो है जो देवनागरी में है उसको उन्होंने तमिल अक्षर से बदल दिया है, जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हैं। तो एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था, चूँकि तमिलनाडु अक्सर भाषाई विवाद के लिए जाना जाता है, तो ये अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि हम लोगों पर हिंदी थोपने का प्रयास किया जाता रहा है। तो इसी विवाद के तहत ये न्यूज़ जो है काफ़ी चर्चा का केंद्र बना था, जिसमें इन्होंने रुपए के लोगों को जो कि देवनागरी में उनको तमिल अक्षर से बदल दिया था। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि देवनागरी भाषा के अंतर्गत रुपए के लोगों को अस्तित्व में लाने वाले, लोगों के सामने लाने वाले तमिलनाडु के डी उदय कुमार थे, यानी कि उन्होंने ही इसे डिज़ाइन किया था। और अभी जहाँ तक मुख्यमंत्री का बात करते हैं तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। अगले न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला न्यूज़ है रायसीना डायलॉग 2025। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो रायसीना डायलॉग है क्या आखिर? तो रायसीना हिल्स जो दिल्ली में एक जगह है, एक स्थान है जहाँ ये प्रतिवर्ष इस डायलॉग का यानी इस संवाद का आयोजन किया जाता है, इसीलिए रायसीना डायलॉग इसे कहा जाता है। ये सर्वप्रथम 2016 में आयोजित हुआ था। तो थोड़ा सा ये फैक्ट भी हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम जो पूछा जा रहा है जैसे उसमें जो समसामयिक घटनाक्रम है उसको तो पूछा ही जा रहा है, इसके साथ उसके जो जैसे वो योजना को शुरू कब किया गया था, उस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो इन सब चीज़ों को भी अब
थोड़ा सा पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम समसामयिक चीज़ों के साथ साथ उसके हिस्टोरिकल पक्ष को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये 2016 में आयोजित किया गया था। अच्छा, 2025 में इसका 10वां संस्करण है, 10th एडिशन। और इस बार के इस डायलॉग के जो मुख्य अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट, वो होंगे न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। और इस वर्ष का जो रायसीना डायलॉग है उसका थीम रखा गया है कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत बार किसी विषय से संबंधित जो थीम होते हैं उसको भी उठाकर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है। अच्छा, ये चूँकि महत्वपूर्ण है इसलिए हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 17 से 19 मार्च तक आयोजित किया गया। और ये है क्या? तो ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र, अर्थात जो वैश्विक राजनीति है और जो वैश्विक अर्थशास्त्र है। चूँकि आज के समय में जबकि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज एक देश की घटती हुई घटना जो होती है उस दूसरे देश की राजनीति को, उस दूसरे देश के पूरे परिदृश्य को प्रभावित करती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें। तो इसलिए ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर बहुपक्षीय सम्मेलन है, इसको थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस डायलॉग का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाता है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित इमेज जो है नीचे अटैच किया हुआ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो अगला न्यूज़ है पीएम युवा 3.0। तो इसको देखते हैं क्या है ये। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यूथ ऑथर्स। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के जो 22 भाषाएं हैं, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है संविधान में, तो उन 22 भाषाओं के साथ इंग्लिश में प्रशिक्षण करना 30 वर्ष से कम युवाओं को, ठीक है, ताकि वो आगे चलकर एक बेहतरीन ऑथर बन सके। और इसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ही कार्य करती है, वो है द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ही कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक भारत और श्रेष्ठ भारत के विकास में योगदान देना। अब हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ चलेंगे। अगला न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि सरकार ने उड़द दाल के मुफ्त आयात को 31 मार्च 2026 यानी अगले वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो इसमें जो पहला बिंदु है वो है कि भारत उड़द दाल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश जो है म्यांमार है, यानी कि हम लोग अपने पड़ोसी म्यांमार से आयात करते हैं उड़द दाल का, हमारा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता वही है। भारत उड़द दाल का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता होने के बावजूद भी जो हमारा कंजम्पशन का जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं उत्पादन से अधिक है। इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाता है कि हम लोग इसे दूसरे देशों से आयात करें। अब जहाँ तक सबसे बड़े उत्पादनकर्ता की बात करें राज्यवार, तो इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तो इस बिंदु को भी ध्यान में रखेंगे। और इसमें ही एक एडिशनल पॉइंट है जो ऐड कर दिया है मैंने कि मसूर दाल का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अगला न्यूज़ है कि किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है असम। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग शिफ्ट होते हैं। पंजाब विधानसभा ने 1947 से लेकर अब तक की पंजाब विधानसभा की बहसों कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए अपना एक सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है। तो ये अपनी तरह का देश का पहला विधानसभा है। पंजाब की विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन गई है जिन्होंने अपने सारे 1947 से लेकर अब तक सारे बहस और कार्यवाहियों को, मतलब कोई भी व्यक्ति जो इजीली उसको एक्सेस कर सके, देख सके, जान सके, उसके लिए उन्होंने एक
सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है। तो इस न्यूज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम राइफल्स बटालियन की भूमि को किस राज्य सरकार को हस्तांतरित किया गया है? तो यह है मिजोरम। इसको भी थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि भारतीय वायुसेना ने किस राज्य की उमियम झील में प्रशिक्षण अभ्यास किया है? तो उमियम झील कहाँ है? तो मेघालय में है। अगला एक और न्यूज़ है जो थोड़ा हम लोग समझेंगे इसे। अगला न्यूज़ है इंडियन रेलवेज ज्वाइंस मिशन अमृत सरोवर, यानी कि इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है कि वो जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है मिशन अमृत सरोवर, उसको वो ज्वाइन करेंगे, उसमें वो अपना सहयोग देंगे। तो हम लोग समझेंगे कि मिशन अमृत सरोवर है क्या। तो सबसे पहले तो इस मिशन को 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर यानी पॉन्ड्स यानी गड्ढे का या तो खुदाई करना, यानी नए गड्ढों का खुदाई करना, या अगर कोई पुराने गड्ढे हैं तो उन्हें फिर से रेजुविनेट करना, यानी कि उन्हें फिर से जीवन दान देना, मरम्मत करना, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रत्येक गड्ढे का क्षेत्रफल कम से कम 1 एकड़ होना चाहिए। तो ये मिशन अमृत सरोवर है और अब इसमें इंडियन रेलवे भी योगदान देगी, यानी कि वो भी अब तालाबों की खुदाई या मरम्मत का कार्य जो है इस मिशन से जुड़ के करेंगे। अगला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लॉन्च किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ को ज्वाइन किया। तो ट्रूथ जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने अपने पहले टर्म में, पहले टेन्योर में, जब उनको एक्स, जिसको हम लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था, तब उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ लॉन्च किया था। तो इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्वाइन किया है। पीएम मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ किए गए पॉडकास्ट में, ये पॉडकास्ट अभी चर्चा में रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि लेक्स फ्रीडमैन के साथ जो पॉडकास्ट किया गया था यूट्यूब पर, उनमें पीएम मोदी ने बिचारपुर एक मध्य प्रदेश का गांव है, जहां फुटबॉल खेलना उस गांव की खेल संस्कृति का, उस गांव के संस्कृति का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। तो उस गांव को, जिसका नाम बिचारपुर है, उसको पीएम मोदी ने मिनी ब्राज़ील कहा था। ये किसके साथ? तो लेक्स फ्रीडमैन के साथ दिए गए पॉडकास्ट में। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज़ है भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल बोर्ड है बेंगलुरु जल बोर्ड। ये ध्यान रखिएगा, भारत मानक ब्यूरो, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा कि भारतीय मानक ब्यूरो है क्या। तो ये एक राष्ट्रीय मानक इकाई है, ठीक है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे उत्पाद सुरक्षा हो गया, उपभोक्ता संरक्षण हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, भवन और निर्माण हो गया, उससे संबंधित एक मानक विकसित करना, ठीक है। और फिर अगर वो देखता है कि तय किए गए मानक के हिसाब से सारे कार्य हैं, तो फिर उसको प्रमाणीकृत करता है, यानी सर्टिफाई करता है। तो प्रमाणन प्राप्त करने वाला इसी तरह का भारत का पहला जल बोर्ड बेंगलुरु जल बोर्ड बना है। फिट इंडिया आइकॉन 2025 कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है विधायकों की संपत्ति को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2025 नामक संस्था के अनुसार, ध्यान रखिएगा किस संस्था ने ये जितना भी जो रिसर्च वर्क किया है, इस संस्था का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिन्होंने ये कहा है कि इस समय यानी 2025 में जो रिचेस्ट एमएलए हैं, ध्यान रखिएगा जी, यहाँ विधायकों की बात हो रही है, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कौन है? पराग शाह है। और जहाँ तक अरबपति विधायकों की संख्या राज्यवार का बात किया जाए, तो सबसे अधिक अरबपति विधायक के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। और इसी में एक और बिंदु है कि देश के 4092 विधायकों की कुल संपत्ति लगभग 73,348 करोड़ आकी गई है, ठीक है। अगला न्यूज़ है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बी एन एम्पावर्ड कंज्यूमर अभियान शुरू करने के लिए मेटा के साथ साझेदारी किया है। तो ये कंज्यूमर को, यानी जो ग्राहक है, उनको एम्पावर करने से संबंधित अभियान है, जिसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मेटा के साथ साझेदारी किया है।
अब अगला न्यूज़ है जो महत्वपूर्ण है, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, जिसके जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो किसके सहयोग से ये काम करते हैं, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर की साझेदारी के साथ, ठीक है, वार्षिक स्तर पर, यानी कि प्रत्येक साल ये किया जाता है। इसका पहला संस्करण 2012 में प्रकाशित किया गया था और 2025 का जो है इसमें टोटल कुल 147 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें दुनिया के शीर्ष 5 सबसे खुशहाल देशों का अगर बात करें तो फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड है। भारत इसमें 118वें स्थान पर है। इस वर्ष 2024 में 126वें स्थान पर था, यानी कि हम 6 अंकों के साथ प्रोग्रेस इसमें किए हैं पिछले साल की तुलना में। और लगातार पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी और उसके पिछले वर्ष भी सबसे दुखी देश कौन है? अफगानिस्तान। तो ये थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह के सवाल जो भी आपसे पूछे जाएंगे ना, तो उसमें बहुवैकल्पिक सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 2-3 ऑप्शन होगा, उसमें से फिर आपको चयन करना होगा। इसलिए इसको थोड़ा गहराई से देखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा और इसको बार बार रिवाइज करिएगा। अगला न्यूज़ है, पंजाब विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कि देश का पहला राज्य पंजाब, इसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज, ये किन के लिए होता है? उनके लिए होता है जो मूक होते हैं, तो वो भी इस चीज़ को, मूक होते हैं, बधिर होते हैं, तो वो भी साइन लैंग्वेज के द्वारा चीज़ों को समझ सके, ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। अगला न्यूज़ है, न्यू दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद नकदी की जली हुई गड्डियाँ मिली थी। ये हमारे हाई कोर्ट के जज महाशय हैं सॉरी ये न्यूज़ अभी काफ़ी चर्चा में रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इनके आवास पर आग लगा था तो उस आवास के एक कमरे से बहुत सारे नोटों की गड्डियाँ मिली थी, जिसके बाद देश में काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ था। मतलब ये कुछ इस तरह से है कि इससे जो हमारे जजेस हैं उनके विश्वसनीयता पर थोड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन अभी ये फिलहाल इतना भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रहा है। तो आगे जो भी इससे इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, जो भी आगे इसमें और कुछ आएगा, तो मैं आपको इससे अवगत कराता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल इतना है, हमें ये नाम याद रखना है। वो कौन थे? तो जस्टिस यशवंत वर्मा। अगला न्यूज़ है, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने के लिए एक कानून पारित किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यानी 60 और 60+ नागरिकों के देखभाल के लिए या उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी तरह के परेशानी से बचाया जा सके और सही समय पर उनकी मदद की जा सके, इसके लिए एक आयोग स्थापित करने वाला केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला न्यूज़ है मोनजारो। मोनजारो क्या है? ध्यान रखिएगा, ये एक वजन घटाने वाली दवा है। वजन घटाने वाली दवा है जिसे हाल ही में भारतीय बाजार में फार्मा कंपनी एली लिली के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये मोनजारो है, एक वजन घटाने वाली दवा है। तो इस तरह से हमारा पहला सेगमेंट जो था वो ख़त्म होता है। अब हम लोग दूसरे सेगमेंट की ओर शिफ्ट करते हैं। तो हमारा दूसरा सेगमेंट है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम सॉरी। तो इस सेगमेंट का पहला न्यूज़ जो है वो है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि हूती विद्रोही आखिर हैं कौन। तो हूती एक सशस्त्र राजनीतिक और धार्मिक समूह है, यानी कि एक धार्मिक समूह तो है ही, साथ ही ये उस देश की, जिस देश के साथ इनका संबंध है, उस देश की राजनीति में भी एक गहरी पैठ रखते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक और एक धार्मिक समूह है। इसे पहले अंसार अल्लाह के भी नाम से जाना जाता था। ये शिया इस्लाम की एक शाखा जैदी इस्लाम का पालन करते हैं, ठीक है। ये ईरान प्रेरित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, जो इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन है। अब थोड़ा हम लोग ये देखेंगे कि आखिर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है क्या। तो ये ईरान के द्वारा प्रेरित है, समर्थित है, पोषित है। और इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन कौन शामिल है? तो हमास का संबंध कहाँ से है? आपको पता ही होगा, फ़लस्तीन से। हिजबुल्लाह, जो कि ईरान का ही एक
कह सकते हैं सैन्य गठबंधन है, एक तरह का कह सकते हैं आप कि वहाँ की एक सेना है, और इसमें हुती विद्रोही हैं। तो ये तीनों जब मिलते हैं तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम का एक फ्रंट बनाते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, ईरान, इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ कार्रवाई करना। ठीक है। 2014 के अंत में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया था। तब हुती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना, याद रखिएगा यमन की राजधानी सना है, पर कब्जा कर लिया था। अच्छा, अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस बार जो अमेरिका में जो 47वें राष्ट्रपति के तौर पर जो शपथ ग्रहण लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी द्वितीय नियुक्ति, क्योंकि उनका सेकेंड टेन्योर है, तो द्वितीय नियुक्ति के बाद किसी देश पर यह पहला हमला है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति के बाद किसी देश पर जिस पर पहला हमला अमेरिका के द्वारा किया गया वो कौन थे, यमन के हुती विद्रोह। थोड़ा सा इस न्यूज़ इसको इमेज से भी हम समझ लेंगे। ये यमन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ ओमान है, और अगर आप नीचे की ओर देखते हैं तो गल्फ ऑफ अडन है, अडन की खाड़ी, अरेबियन सी है, और इसके बाएं तरफ रेड सी है, और ये जो पूरा ऑरेंज कलर में है वो यमन है। तो ये भी तो हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार सवाल कुछ इस तरह से भी बनते हैं, खास करके जो लोक सेवा आयोग का प्रश्न है उसमें जो किसी देश के अगल बगल का जो डायरेक्शनल सेटिंग्स है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोले तो चौहद्दी कहते हैं, कि उस देश के साथ जो बॉर्डर शेयरिंग करने वाले देश हैं वो कौन कौन है। तो ये भी थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान हाल ही में बढ़ती हिंसा का केंद्र बन चुका है। तो यहाँ मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, हिंसा हो गया है, तो ये हिंसा है। बलूचिस्तान हाल ही में बढ़ती हिंसा का केंद्र बन चुका है। हाल फिलहाल में भी आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि एक ट्रेन को ही उन्होंने कब्जा करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, जिनको हम लोग बलोच आर्मी भी कहते हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो थोड़ा बलूचिस्तान के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, तो इसकी सीमा जो है पश्चिम में ईरान से, उत्तर में अफगानिस्तान से, और दक्षिण में अरब सागर से लगती है। नीचे हम लोग थोड़ा इमेज के भी द्वारा समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है कि जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसको हम लोग ग्वादर बंदरगाह करते हैं, वो इसी बलूचिस्तान के ही क्षेत्र में पड़ता है। जहाँ तक प्रांत का बात करें तो पाकिस्तान में 4 प्रांत है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। और इंसर्जेंसी का कारण क्या है, तो ये प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और सोने से समृद्ध है, और पाकिस्तान के सरकार द्वारा इसका दोहन किया जाता है। लेकिन उनमें इन लोगों का जो हिस्सेदारी है, या कह सकते हैं कि इन्हीं के क्षेत्र से संसाधनों का दोहन करने के बावजूद भी ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र आप इसको कह सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत का बात करें तो मेहरगढ़, जो कि विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात बस्तियों में जैसे कि एक है, जैसे हम अपने तरफ और पाकिस्तान में जैसे हम देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी एक सभ्यता थी, वैसे ही मेहरगढ़ की बस्ती भी जो है कुछ उसी तरह की सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। और मकरान तट, जो कि बलूचिस्तान में ही पाए जाते हैं, ये किस लिए मशहूर है, तो पेट्रोग्लिफ्स यानी पत्थर पर उकेर कर बनाई गई आकृतियाँ। तो इस न्यूज़ को भी थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बलूचिस्तान के एक तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, नीचे की ओर अगर आप आएंगे तो अरेबियन सी है। ठीक है। अगला न्यूज़ है, सीरिया में आंतरिक संघर्ष के दौरान अलावी अल्पसंख्यकों पर हमला। अच्छा, इस न्यूज़ पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो ये भौगोलिक परिदृश्य है, या ये जो विदेशों में घट रही घटनाओं से संबंधित घटनाक्रम है, वो हर साल
जो भी हर साल 1 वर्ष के अंतर्गत या 1 से 1.5 वर्ष के अंतर्गत जो भी न्यूज़पेपर में ये घटनाएं आती हैं, प्रकाशित होती हैं, तो इन घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के किसी भी घटनाक्रम पे बारीकी से नज़र बनाए रखा जाए, ताकि किसी भी सवाल को आसानी से हम लोग हल कर सकें एग्ज़ाम में। तो सीरिया के भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये पश्चिम एशिया में अवस्थित है, ठीक है। इसके उत्तर में तुर्की, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में इराक है, दक्षिण में जॉर्डन है तथा दक्षिण पश्चिम में इजराइल एवं लेबनान स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय का बात करें तो इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है। अब भौगोलिक विशेषताओं की अगर बात करें तो प्रमुख भौतिक क्षेत्र जैसे सीरियाई मरुस्थल, यूफ्रेट्स नदी घाटी और एंटी लेबनान पर्वत, तो ये आपको याद करना होगा। प्रमुख नदियाँ यूफ्रेट्स, ओरोंटेस, टिग्रिस और उच्चतम बिंदु माउंट हरमन। और संघर्षरत जो प्रमुख शहर है वो अलेप्पो, होम्स, इदलिब और गोलान हाइट्स, जिसका कि इजराइल के साथ ये विवादित क्षेत्र है। तो यहाँ लोग देखेंगे सीरिया को मैप पर अगर देखें तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ तो सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो टर्की है यानी तुर्की है, एक तरफ इराक है, फिर अगर हम लोग बाएं तरफ देखेंगे तो लेबनान है और सबसे नीचे इजराइल है। और इसी नीचे हम लोग देखेंगे कि इजराइल के साथ जो गोलान हाइट्स है वहाँ पर सीरिया का इजराइल के साथ संघर्ष चल रहा है और अभी भी संघर्ष ये जारी है। मतलब ये गोलान हालांकि अभी गोलान हाइट्स पर जो है इजराइल का कब्जा है, लेकिन ये लोग इसे मानते नहीं हैं, उस कब्जे को ये लोग खारिज कर देते हैं। अगला न्यूज़ है कॉर्पट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग एंड बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज। ये एक तरह का नेवल एक्सरसाइज यानी कि नेवी से संबंधित अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। यह कॉर्पेट, अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जो कॉर्पेट है यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग है, उसका कॉर्पेट का ये 6ठा संस्करण था और बोंगो सागर का ये 4था संस्करण था। और इसके पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था 2018 में। और ये किसके नेतृत्व में इस वर्ष किया जा रहा है 2025 का अभ्यास, तो वेस्टर्न फ्लीट मुंबई के ऑफिसर इन कमांड के नेतृत्व में। और जो नेवल शिप्स हैं जो इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं तो इंडिया की तरफ से INS रणवीर और बांग्लादेश की तरफ से अबू उबैदा। तो इस बिंदु को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। अगला न्यूज़ है लार्ज फेज्ड अरे रेडार। ये चीन के द्वारा चाइना म्यांमार बॉर्डर के नज़दीक यूनान प्रांत में स्थापित किया गया है। ये एक रडार सिस्टम है जिसका रेंज क्या है, मॉनिटरिंग रेंज तो 5000 किलोमीटर तक। अमेरिका और रूस के बाद चीन तीसरा देश है जिसके पास इस तरह का एक मजबूत, एक शक्तिशाली रडार सिस्टम है। और जहाँ तक भारत के लिए चिंता की बात है तो ये हमारे पूर्वी तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जहाँ से हम लोग मिसाइल प्रक्षेपित करते हैं, तो चूँकि 5000 का जब इसका मॉनिटरिंग रेंज है तो उसमें भारत के लिए चिंता की बात यह है कि हमारा पूर्वी तट भी इसके रेंज में आता है, तो ये वहाँ घट रही घटनाओं को ये ट्रैक कर सकता है। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने UN80 इनिशिएटिव नाम से सुधार से संबंधित पहल लॉन्च किया है। तो UN80 इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के उनके द्वारा। अच्छा, इस पहल के नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, तो गाई राइडर। इस नाम को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है इसके नेतृत्वकर्ता होंगे गाई राइडर। अब थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट को देख लेते हैं कि UN का स्थापना तो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए 50 देशों ने UN चार्टर पर साइन किए थे। और फाइनली जाके 24 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर अस्तित्व में आया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को UN का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी। फर्स्ट मीटिंग इसका कहाँ रखा गया था, तो यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट मीटिंग रखा गया था लंदन में जनवरी 1946 में। ये भी ध्यान रखेंगे। अभी फ़िलहाल इसे कितने सदस्य देश हैं, तो 193। अच्छा, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यानी कि 6 इसके ऑर्गन्स हैं, 6 संस्थाएं हैं जो इसके मातहत काम करती हैं।
इसमें सबसे पहले क्या है तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसके लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि उसके अस्थायी सदस्यों में से एक सदस्यता इसके पास भी हो। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सेक्रेटेरिएट, इकोसॉक यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद, और एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि न्यास परिषद है। तो ये UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जिसके द्वारा UN जो है दुनिया भर में अपने कार्यों को अंजाम देता है। इसमें जो 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसके सारे के कार्य अलग अलग हैं। अगला न्यूज है आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का जो ये संघर्ष है सालों से चला आ रहा है। इसका कारण क्या है तो इसका कारण नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है इसका सबसे बड़ा कारण है, यानी कि इस एक क्षेत्र के लिए ये दोनों देश जो है वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब 2025 के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यह मामला धीरे धीरे सुलझता हुआ दिख रहा है, जहां पर आर्मेनिया ने क्या किया है कि अजरबैजान के जो नागोर्नो काराबाख के ऊपर नियंत्रण है उसको स्वीकार कर लिया है। ये क्या है, एक लैंड लॉक्ड यानी भू आबद्ध है, यानी कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। इसके आसपास कोई भी वाटर बॉडी यानी जल निकाय नहीं है, इसलिए इसको लैंड लॉक्ड कहा जाता है यानी भू आबद्ध है। और ये कहाँ है तो एक माउंटेनस एरिया है जो कि साउथ कॉकेसस में स्थित है। अब ये साउथ कॉकेसस है क्या, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा इमेज लगा दिया है जिसे आप समझ सके, अटैच कर दिया है कि साउथ कॉकेसस यानी दक्षिणी कॉकेसस, जिसे ट्रांसकेशिया या ट्रांसकॉकस भी कहा जाता है, ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र है जो दक्षिणी कॉकेसस पर्वतमाला में फैला हुआ है। और इसमें शामिल देश कौन कौन है तो आर्मेनिया है, जॉर्जिया है और अजरबैजान है। तो ये ध्यान रखना है कि दक्षिणी कॉकेसस में कौन कौन देश शामिल है तो आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान। इससे सवाल बन सकता है। अच्छा, ये क्षेत्र जो है काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। और जहाँ तक इसके सीमाओं की बात करें तो जैसा कि न्यूज़ में आप देख सकते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं कि इसके उत्तर में रूस है, पूर्व में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में ईरान है और पश्चिम में आर्मेनिया तथा उत्तर पश्चिम में ये जॉर्जिया से घिरा हुआ है। तो ये बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। और बीच में ये जो लाइट पिंक कलर का है ये एरिया, यही है नागोर्नो काराबाख, जिस पर अभी अजरबैजान के नियंत्रण में है। और अच्छी बात यह है कि आर्मेनिया ने उसके नियंत्रण को स्वीकार कर लिया है, जिससे हो सकता है आने वाले वर्षों में यह मामला सुलझ जाए। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूतर्ते को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की हिरासत में सौंप दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ध्यान रखेंगे कि ये कौन है, रोड्रिगो ड्यूतर्ते। ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है उनको हिरासत में सौंप दिया गया है। अगला न्यूज़ है पीएम मोदी विजिट्स मॉरिशस। ये पीएम मोदी की मॉरिशस ट्रिप थी। तो इस तरह के जैसे किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या कोई और महत्वपूर्ण व्यक्ति तो जब हमारे देश में आते हैं, अपने देश के मोदी जी या जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, या अपने जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, या अमित शाह जी, या फिर हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, वो जब जाती हैं तो इस तरह का जो विजिट्स होता है एक दूसरे के देशों में आना जाना, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये पॉइंट्स जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी मेंस में इनपुट के रूप में जब आप लिखते हैं सवालों का जवाब तो उसमें वहाँ पे इनपुट के रूप में आपको मदद भी कर सकते हैं। तो सिर्फ यही एक न्यूज़ नहीं, इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ का मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी के क्रम में एक न्यूज़ है कि पीएम मोदी का जो विजिट हुआ है वो मॉरिशस हुआ है। तो मॉरिशस के राष्ट्रपति अभी कौन है, धर्म गोकुल, और फर्स्ट लेडी यानी प्रेसिडेंट की वाइफ को इन्होंने OCI यानी ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड प्रदान किया है। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे कि OCI है क्या। तो ये ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये एक ऐसा दर्जा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और ये भारतीय मूल के लोगों को जो भारत से बाहर रह रहे हैं, किसी और देशों में रह रहे हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, उन लोगों को ये भारत में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है। OCI कार्ड धारक को भारत में अचल संपत्ति रखने, निवेश करने और अन्य लाभों का भी लाभ मिलता है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति तो नहीं है, लेकिन OCI कार्ड धारक भारत में रहने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। और इसके लिए पात्रता क्या है तो पात्रता है 26 जनवरी 1950 को
या उसके बाद, यानी 26 जनवरी 1950 या उसके बाद का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए या भारत का नागरिक बनने का हकदार होना चाहिए। ठीक है। अगर इस तिथि को या उसके बाद का कोई व्यक्ति है जो अपना देश छोड़कर किसी और देश में शिफ्ट हो गया है, वहाँ की नागरिकता उसने ले ली है, तो व्यक्ति भारतीय मूल का हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसे OCI यानी कि ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के तहत कार्ड प्रदान किया जा सकता है। अच्छा, PM मोदी ने राष्ट्रपति गोकुल को, अभी जो हमारे यहाँ महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, तो उसके तहत कांस्य और पीतल के बर्तन में महाकुंभ का पवित्र गंगा जल भेंट किया था। अच्छा, अभी वर्तमान में मॉरिशस के PM कौन है? तो नवीन राम गुलाम। और मॉरिशस के पहले PM और संस्थापक जो पहले थे वो कौन है? शिव सागर राम गुलाम। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ है सिप्रीज रिपोर्ट 2024, 2020 से लेकर 2024, ये 4 वर्षों का है टोटल। तो रिपोर्ट के अनुसार, इसके पहले कि सिप्री है क्या, इसका काम क्या है, थोड़ा सा हम लोग न्यूज़ को देख लेंगे कि सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से यूक्रेन इन वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। यानी इन 4 वर्षों में हथियारों के आयात में वैश्विक हिस्सेदारी में 8.3% के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। यानी कि इन 4 वर्षों में यूक्रेन जो है रसिया के साथ युद्ध में उलझने के कारण हथियारों के आयात में कह सकते हैं, या उन्हें जो हथियार आपूर्ति किया गया, इन सब चीज़ों को अगर सामूहिक रूप से कहा जाए तो ये यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। और भारत इसमें वैश्विक हिस्सेदारी में 8.3% के साथ दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर कतर है। इसमें एक और पॉइंट ये है कि एशिया और ओशिनिया इसको कहते हैं, देशों की हिस्सेदारी जो है वो 33% के साथ पहले स्थान पर है। यानी कि एशिया और ओशिनिया को अगर मिला दे तो ये 33% के साथ पहले स्थान पर है। अब ओशिनिया में कौन कौन देश आते हैं थोड़ा देख लेंगे हम लोग। तो ओशिनिया में मुख्य रूप से 14 देश आते हैं, ध्यान रखिएगा, 14 देश आते हैं। वो उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, किरिबाती, पापुआ न्यू गिनी, नाउरू, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालू, वानुअतु, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह और फ्रेंच पोलिनेशिया। और ओशिनिया के बारे में अगर बात करें तो ये महाद्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई छोटे द्वीप शामिल, जैसे कि ऊपर मेंशन किया गया है। और ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा सिप्री के बारे में, जिसका कि ये रिपोर्ट है ऊपर, तो इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे कि ये सिप्री आखिर है क्या। तो सिप्री जिसका फुल फॉर्म में है, पूरा नाम जिसको कह सकते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई स्टॉकहोम में, स्वीडन में। और जिसका कार्य क्या है, तो एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध करता है। ये उसी का रिपोर्ट था। अगला न्यूज़ है एलियन इनेमी एक्ट। थोड़ा सा इसको देखेंगे। एलियन इनेमी एक्ट, जिसका संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। हालांकि ये वर्षों पुराना एक्ट है, लेकिन फिर भी इस एक्ट का इस्तेमाल करके ट्रम्प प्रशासन ने जो अवैध प्रवासियों को है अमेरिका से बाहर निकाला है। तो ये भी थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे। शारजाह जो यूएई का जो फाया पैलियो लैंडस्केप है, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो ये भी सवाल बन सकता है कि जो फाया पैलियो लैंडस्केप है वो कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो शारजाह यानी यूएई में स्थित है। और ये आखिर है क्या ये दृश्य, तो ये वो दृश्य 2 लाख से भी अधिक वर्षों से अधिक समय तक मानव के रेगिस्तान में रहने और अनुकूलन, यानी अनुकूलन का मतलब है रेगिस्तान में रहते रहते उसके साथ अनुकूल हो जाना, यानी उसके साथ एक तारतम्यता जो है बैठा लेना। तो उसके अनुकूलन का ये कहानी कहती है ये फाया पैलियो लैंडस्केप। तो इसे भी हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुणा 2025 के 23वें संस्करण का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है, तो वरुणा 2025 का जो 23वां संस्करण है ये किसके बीच है, तो भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है,
और भारत की तरफ से इसमें INS विक्रांत और फ्रांस की तरफ से चार्ल्स डी गॉल ने भाग लिया है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि अमेरिका में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसमें एक भारतीय मूल की छात्रा थी जिसका नाम हमें ध्यान में रखना है रंजनी श्रीनिवासन। तो रंजनी श्रीनिवासन पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये कहते हुए इनका वीज़ा रद्द कर दिया गया कि ये हमास क्या है, फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन, उनका समर्थन कर रही थी, जिनके कारण इनका वीज़ा रद्द कर दिया गया है। इसके बाद इस छात्रा ने खुद को अमेरिका से स्वनिर्वासित कर लिया। तो ये न्यूज़ भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। भारत और विश्व भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी इत्यादि से संबंधित जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम है उसमें पहला है महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में, यानी क्रिटिकल मिनरल्स। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर क्रिटिकल मिनरल्स है क्या। तो क्रिटिकल मिनरल्स उन मिनरल्स को कहा जाता है जिसकी आपूर्ति कम हो, आपूर्ति में कमी हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो ये अन्य खनिजों की तुलना में इनका आपूर्ति जो है कम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये काफ़ी महत्व है क्योंकि इनका काफ़ी महत्व रखते हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। इसीलिए इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है, यानी महत्वपूर्ण खनिज कहा जाता है। इसमें शामिल है क्या क्या, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, इसमें बहुत सारे हैं। ऐसे 30 क्रिटिकल मिनरल्स का भारत सरकार ने सूची बनाया है। तो सबों का तो नाम यहाँ पे मेंशन करना संभव नहीं था, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जो हम लोग दैनिक लाइफ में जैसे यूज़ में भी आते हैं हमारे यूज में, तो उस जैसे है लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, ग्रेफाइट, जस्ता, मैग्नीज और वैनेडियम। और ये धात्विक और अधात्विक, यानी धातु और अधातु, ये दोनों का गुण रखते हैं, यानी धात्विक और अधात्विक दोनों तरह के तत्व तो इसमें शामिल है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भारत ने ऐसे 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है जो भविष्य के प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि के लिए आवश्यक है। अच्छा, कुछ का हम उदाहरण के द्वारा समझ भी सकते हैं कि क्यों इसको क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। जैसे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का जब बात करते हैं तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, तो उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं उसमें लिथियम का यूज़ किया जाता है। तो लिथियम एक क्रिटिकल मिनरल्स है। सूचना और संचार का जब बात करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर होता है या इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं तो उसमें गैलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलियम भी एक क्रिटिकल मिनरल है। या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे सुपर अलॉय यानी मिश्र धातु, उसमें हैफनियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हैफनियम भी जो है एक क्रिटिकल मिनरल है, तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। और महत्वपूर्ण बात ये है कि देश की जो महत्वपूर्ण ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसके 16% जो खदानें हैं, हालांकि हम ये बहुत मात्रा में बाहर के देशों से आयात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो थोड़ी बहुत हमारे यहाँ नेचुरली ये अकर करती हैं, वो 16% खदानें कहाँ हैं, तो 16% खदानें भंडार और जिले देश के अत्यधिक जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थित है। इसी के साथ मैंने एक छोटा सा यहाँ इमेज अटैच कर दिया है कि कौन कौन से राज्य हैं जो किस तरह का क्रिटिकल मिनरल कंटेन करते हैं। उसमें अपना बिहार भी है, आप देख सकते हैं इमेज में, थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके, तो इसको भी थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्रिटिकल मिनरल्स है। थोड़ा केसर के बारे में बात करते हैं। तो केसर क्या है, तो एक प्रकार का मसाला है जो क्रोकस सैटाइवस पौधे के बैंगनी फूलों के वर्तिकाग्र यानी कि पौधे का जो स्त्री केसर भाग होता है, जो परागकणों को ग्रहण करता है और जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू करता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये फूल के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तिकाग्र, उसको स्टिग्मा कहा जाता है। तो ये मसाला जो है, केसर जो है, वो क्रोकस सैटाइवस पौधे के बैंगनी फूलों के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। इसे लाल सोना भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रोकेटिन, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, तो क्रोकेटिन की मात्रा के कारण इसके वर्तिकाग्र का रंग सामान्यतः नारंगी लाल होता है। वैसे नेचुरली देखा जाए तो इसकी खेती जो है अपने देश में जम्मू और कश्मीर में होती है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी की जाती है, लेकिन इसके खेती को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन के तहत भारत सरकार इसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी इसका विस्तार कर रही है। ये काफ़ी महंगा होता है, ध्यान रखिएगा।
अक्सर हम लोग सुने होंगे कि केसर जो होता है 2 लाख रुपए प्रति किलो से लेकर 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए प्रति किलो तक इसका रेट जो है चला जाता है। तो ये काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इसका खेती, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इसके खेती का जो है विस्तार कर रही है। अगला सवाल है, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में तामूली दोबा बील। अच्छा, तामूली दोबा बील जो है ये, उसमें जाने से पहले तो ये समझेंगे कि बील होता क्या है। तो बील जो होता है एक तरह का वेटलैंड होता है। जैसे हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बार देखते होंगे कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ होते हैं, जो जहाँ दूर दूर तक खेत होते हैं, उन खेतों में अक्सर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो गड्ढे के आकार का होता है, जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है, जहाँ गर्मी के दिनों में जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो उस तरह के क्षेत्र को हम लोग बील कहते हैं। तो ये छोटे भी हो सकते हैं और अपेक्षाकृत बड़े भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने जो इमेज लगाया है आप देख सकते हैं। तो उसी तरह का एक तामूली दोबा बील है जो कि कहाँ है, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में, वो सूख गया है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण, और ये इनका काफ़ी महत्व होता है क्योंकि जानवर जो होते हैं दूर दूर से जब चराई के दौरान आते हैं तो अपनी प्यास यहीं से बुझाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ये देख लेंगे कि पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ। तो ये असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित है। तो ये है कहाँ, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में। इसमें 2 फॉरेस्ट रिजर्व भी शामिल हैं, एक राजा मायूंग और एक पोबितोरा। देखिएगा, इस तरह के सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ना क्योंकि ये रिसेंटली घटनाओं से जुड़े हुए हैं। ये मतलब ये घटनाएं अभी घटित हुई हैं, तो इस तरह के सवाल आपसे उठाकर पूछे जा सकते हैं। तो एक तो ये समसामयिक घटनाक्रम तो हो ही जाएगा, और दूसरा ये ज्योग्राफी से भी संबंधित एक तरह का घटनाक्रम है। तो ये ज्योग्राफी से संबंधित घटनाक्रम होते हुए भी एक समसामयिक घटनाक्रम है। तो इसीलिए इस तरह के सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। और इसमें जब भी पूछे जाते हैं एक नहीं पूछा जाएगा, इसके साथ 1-2 ऑप्शन और दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कितने ऑप्शन सही है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह के सवाल जब आते हैं तो वन लाइनर तो एक तरफ हो गया, लेकिन जब इस तरह के सवाल आएंगे तो थोड़ा सा उसको आप डीपली पढ़िएगा और उसको बार बार रिवाइज करिएगा ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। एक और न्यूज़ के हिसाब से भी देखें तो सैटर्न प्लैनेट जो है उसके 128 नए चंद्रमा की खोज की गई है। इस प्रकार इसके चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर 274 हो गई है। ठीक है, और शनि ग्रह के बाद अगर सबसे अधिक चंद्रमा अगर किसी के पास है तो है बृहस्पति ग्रह के पास, जो कि 95 है। तो अभी के लिए सैटर्न जो है बाजी मारता है, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि अभी मून किंग है, यानी कि इसके पास सर्वाधिक चंद्रमा है 274। ये नंबर भी याद रखिएगा और दोनों का क्रम भी याद रखिएगा। तमिलिकम है, तमिलिकम क्या है, तो ये एक मछली की नई प्रजाति है जिसे कहाँ खोजा गया है, ध्यान रखिएगा। तमिलिकम क्या है पूछा जा सकता है, क्या है, तो एक मछली की नई प्रजाति है। मछली में भी किस मछली, ईल मछली, जो कहाँ खोजा गया है, थुट्टुकुडी कोस्ट, तमिलनाडु में। तो ये हम लोग नाम याद रखेंगे। अच्छा, ईल मछली को हम लोग बिहार वाले लोग जानते होंगे, इसे गैंची कहा जाता है। हमारे बिहार में जो चूँकि बिहार के खान पान में मछली भी एक खान पान का हिस्सा है, तो बिहार वाले लोग इसको समझ सकते हैं कि इस ईल मछली को हम लोग गैंची के नाम से जानते हैं। तो जो गैंची है वो भी ईल की ही एक प्रजाति है। तो इसी की एक और प्रजाति अभी खोजी गई है तमिलनाडु के थुट्टुकुडी कोस्ट में। अगला न्यूज़ है, भारत का पहला मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्य जो है, याद रखिएगा ये पहला मानव निर्मित है। ठीक है, ये मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्य वो कहाँ है, तो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सांगली, महाराष्ट्र में। अगला सेगमेंट जो है, पिछला सेगमेंट जो कि भौगोलिक घटनाओं से संबंधित था वो ख़त्म हो गया, और अगला है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो इस पिछले एक सप्ताह में इसमें कोई ऐसा न्यूज़ नहीं मिला जिसको कवर अप किया जा सके, इसलिए ये जो है नील है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। ERDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन बन गई है, तो वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस। ऐसा ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी है। पुनर्बीमा क्या होती है आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये ध्यान रखना है कि भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन बनी है, तो वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस। तो ये निजी क्षेत्र की है। और अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वो भारत में एकमात्र पुनर्बीमा कंपनी है। तो वो निजी क्षेत्र की है और ये सार्वजनिक क्षेत्र की है।
यानी वो प्राइवेट सेक्टर की है और ये पब्लिक सेक्टर की है। अब पुनर्बीमा के बारे में समझते हैं। तो पुनर्बीमा क्या है? तो एक जोखिम प्रबंधन पद्धति है। जैसे क्या करते हैं कि जब हम अब किसी तरह का कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो हम जिन कंपनियों के पास इंश्योरेंस लेते हैं वो पुनर्बीमा बीमा करती हैं। लेकिन वो कंपनियां क्या करती हैं कि चूँकि अगर हमें जोखिम है तो उन कंपनियों को भी तो जोखिम है, तो वो कंपनियां अपने जोखिम को कम करने के लिए कम करने के लिए वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए एक जोखिम का एक बड़ा हिस्सा किसी और दूसरे कंपनी को सौंप देती है, हस्तांतरित कर देती है, यानी कि दूसरे कंपनी के यहाँ बीमा कर देती है। यानी हम जिनके यहाँ बीमा कर रहे हैं वो किसी और कंपनी में बीमा कर रहे हैं, इसीलिए इसको पुनर्बीमा कहा जाता है। यानी यहाँ पर बीमा का भी बीमा हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये सेगमेंट भी खत्म हो गया है। अगला सेगमेंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम। तो इसका पहला न्यूज़ जो है वो है कि इसरो द्वारा अभी हाल ही में आप लोगों ने भी सुना होगा कि स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रहों को अनडॉक किया गया है। ठीक है, तो पहले इसे डॉक किया गया था और उसके बाद अनडॉक किया गया है। तो हम लोग डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों को समझेंगे। और ये किस मिशन के तहत है? तो ये इसरो का स्पेडेक्स मिशन है और ये क्यों ज़रूरी है ये भी समझेंगे हम। तो इस पॉइंट को जो समझना है उसमें पहला पॉइंट ये है कि इससे पहले जनवरी 2025 में SDX-01 जिसको हम लोग ने जिसे चेजर कहा जाता है और SDX-02 यानी जिसे टारगेट कहा जाता है, यानी चेजर जो है चेज करके टारगेट के पास जाएगा नामक 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की गई थी। अब डॉकिंग समझते हैं थोड़ा, क्या है डॉकिंग? तो डॉकिंग है अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि 2 उपग्रह हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आपस में बढ़ रहे हैं और आपस में जाकर एक दूसरे के साथ ही अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग डॉकिंग कहते हैं। और जब वापस ये लोग सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग अनडॉकिंग कहते हैं। तो ये डॉकिंग और अनडॉकिंग समझ गए होंगे। आगे फिर समझेंगे कि इसका महत्व क्या है। उससे पहले थोड़ा ये जान लें कि उन उपग्रहों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये उपग्रहों को PSLV C-60 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे कि लॉन्चिंग व्हीकल क्या था इसके लिए, तो PSLV C-60 रॉकेट। ठीक है, अच्छा, इस तकनीक को हासिल करने वाला या प्रदर्शित करने वाला भारत जो है चौथा देश बना है। किसके पास? तो USA, रूस और चीन के बाद हम इस एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं, यानी कि इस तरह की तकनीक हमारे पास आ गई है। अब इसका महत्व क्या होगा थोड़ा हम लोग ये समझेंगे। तो स्पेडेक्स मिशन क्यों ज़रूरी है भारत के लिए और ये भारत के इतिहास में क्यों एक मील का पत्थर है, थोड़ा हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु तो आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों SDX-01 और SDX-02 स्वयं संचालन द्वारा स्वतः पास आते हैं और सटीकता के साथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा लाभ हमको तब मिलेगा जैसे भारत का एक लक्ष्य है कि 2035 तक भारत जो है अंतरिक्ष में अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो भारत का अपना होगा, इंडिजिनस होगा। तो अब चूँकि क्या होता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप कह सकते हैं एक मैमथ स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसका वजन हज़ारों टन होता है। तो ज़रा कल्पना कीजिए कि क्या एक स्पेस स्टेशन को पृथ्वी पर असेंबल करके जो हज़ारों टन हो, लाखों किलोग्राम का हो, उसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाना संभव है? तो ये संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है, इसी के लिए क्या किया जाता है कि उसके विभिन्न पार्ट्स को अलग अलग तरीके से लॉन्च किया जाता है और फिर वो आपस में डॉकिंग प्रक्रिया से एक एक करके जुड़ते जाते हैं और जुड़ते अंतरिक्ष में ही एक बड़ा सा लार्ज स्ट्रक्चर, एक मैमथ स्ट्रक्चर बनता है। ये उसी तरह से संभव है। आप एक ही तरह से ज़मीन पर सारे स्ट्रक्चर को जोड़ के खड़ा करके आप इसको अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उसके एक एक पार्ट को भेजें और वहाँ पर जाकर ये डॉकिंग प्रक्रिया से जुड़े। तो ये तकनीक हमारा जो लक्ष्य है कि 2035 में हमारा अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, तो उसके सपनों को पूरा करेगी, साकार करेगी। इसमें अगला है अश्विनी। तो अश्विनी क्या है, ध्यान रखिएगा। तो अश्विनी एक रडार है, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है, जिसको DRDO यानी DRDO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा? तो ये बेल के द्वारा, बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि रडार, चूँकि ऊपर भी एक रडार से संबंधित क्वेश्चन आया था और यहाँ भी है, तो हम देख लेंगे कि रडार कैसे काम करता है।